सफलता का यशस्वी भाव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी ही पड़ती है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम लोग ढूंढ रहे थे वो हम आप लोग जो ढूंढ रहे थे हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका आनंद लीजिए। और ये वादा है कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। एक पूर्वावलोकन का संक्षिप्त नोट्स आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज व्यवस्था इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास, एक एक पॉइंट नोट करते आप लोग चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला चलाया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। दूसरा पॉइंट है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये मिलान करने के लिए आया हुआ था क्वेश्चन। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 अधिनियम। इंग्लिश मशीनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, अधिनियम 1833। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसमें जो है 1813 का चार्टर एक्ट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद आदि। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। नोट पॉइंट है, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भारत में कंपनी का केवल राजनीतिक कार्य करने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो उसका उत्तर 1813 है। फिर पॉइंट देखेंगे। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को कर दिया। भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे, एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वह है अधिनियम 1833 का चार्टर एक्ट। फिर है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के कार्य थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रमुख रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग है जुड़ा। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। फिर है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892।
भारत परिषद अधिनियम 1892 को 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। गवर्नर जनरल परिषद की विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। इन सदस्यों की संख्या कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इतना, कि सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए किस अधिनियम द्वारा, तो 1892। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो 1992, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ये जो है बजट पर तो बहस कर सकते थे लेकिन मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो यह उत्तर होगा हमारा 1892। फिर नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1909 का अधिनियम संबंधित किससे है, तो पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से है। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, तो इसकी विशेषताएं थी प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत डायरकिस निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। अधिनियम 1919 में आरक्षित, रिजर्व और हस्तांतरित ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। आरक्षित में थे प्रांतीय गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के तहत न्याय, प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई आदि, और हस्तांतरित में था स्थानीय सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि, ये सब था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। अब कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि भारतीय सिविल सेवा कब बनाया गया। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपीय विषयों से अधिक था। केंद्रीय विधानसभा में कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के 1900 तहत हुए, तो 1926 1945 भैया 1926 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो वो है क्या है 1945। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस में प्राप्त है, तो 1935 अधिनियम 1935 के तहत। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित अधिनियम 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है।
डबल स्टार बनाओ इस पर। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भी उत्तर वही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना आदि अवयव शामिल थे। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भैया छाप लो इसे, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आरओ और पीसीएस में। फिर हमारा है अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946। अब कथन दिया हुआ है, कथन भी पूछता है, स्टार लगा लीजिए। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। क्या यह सही है? कारण बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन सही, कारण गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को ग्रहण करना नहीं था। संविधान सभा के विषय में क्या सत्य है? वह वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। इसमें जो चारों पॉइंट हमारा सत्य है। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी। यह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। राइट। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अध्यक्ष रूप निर्वाचित किया गया। और लगे हाथ आप तीसरा भी जान लीजिए, वो जो है 13 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। तो हमारा 3 जो ये संविधान की बैठक हुआ है, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय, 9, 11, 13 दिसंबर 1946। सिर्फ आप लोग डेट ध्यान दीजिए, 9, 11, 13 और महीना भी वही है और सन भी वही है, 9, 11, 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राजेंद्र प्रसाद वाला इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। भैया नोट कर लो, घेर लो। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष एवं उपसभापति थे। तो अस्थायी फ्रैंक एंथोनी और मुखर्जी साहब अस्थायी थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को किया गया। पहली बैठक वही है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में अभी हम बताए हैं, जब प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक बात हो रही तो तीसरा हम उसी समय बोल दिए थे। वही देखो फिर पूछ लिया गया है। जितने भी इसमें लिखे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे? तीसरे में लाए थे। इसको नोट कर लो भैया, इंपॉर्टेंट, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारत को एक संविधान देने का संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को तो जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में लाए थे और इसको पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है यहाँ से कि ये कब अंगीकृत किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया। और भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित कथनों में से सही है ये सब पॉइंट हमारा, इसको आप लोग नोट कर लें। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। फिर दूसरा पॉइंट है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। इस चार का चारों पॉइंट भैया लिख लो कॉपी में। फिर है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो हमारा ये हुआ था 11। ऐसे याद कर लो, भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11। फिर संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और अब इसी समय पैसा जान लो, पैसा कितना लगा था, 63,96,729 रुपये लगा था। फिर है हमारा पॉइंट, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य BT कृष्णामाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था, BN राव ने। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। अब इस समय 12 अनुसूची है और मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, और अगर वैसे देखा जाए तो 445 के आसपास है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1900 को अपनाया भी गया, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अभी हम लोग भीमराव अंबेडकर का जयंती भी मनाए हैं और अब इनके बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी करेंगे। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ, बम्बई प्रेसिडेंसी में। 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र के से उपचुनाव से निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर, नाम नोट करो, MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किए थे। इनका जन्म 1891 में हुआ और मृत्यु 1956 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 1935 अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने, और ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो उसका उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वही लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ही ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इसको अभी तुरंत कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। किसने कहा था संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन आइवर जेनिंग्स का महोदय का है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये तो ऑस्टिन ने कहा है, ऑस्टिन महोदय ने कहा है। उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ वर्णित भी है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं थीं, जिसमें सुचेता कृपलानी हैं, पूर्णिमा देवी हैं, लीला रे हैं, बहुत सारी महिला, 15 महिलाएं टोटल हैं। शुरू में जो है कहीं कहीं इनका नाम 12 मिलता है, तो 12 गलत है, इनका सही उत्तर 15 ही है। आप लोग जो है बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और समझें, क्योंकि एक एक पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, इसमें एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। 15 महिलाएं थीं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले जो है ऐसे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम मेजर रसूल, दक्षिणी जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू भी थी, और राजकुमारी मेहता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाओं का नाम आप लोग तुरंत लिख लेंगे। एक बार हम रिपीट भी कर देंगे। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थीं। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट है, इसके जो समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक के एच सी मुखर्जी। फिर है संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पट्टाभ सीतारमैया। राज्यों संबंधित नेहरू। प्रत्यय पत्र संबंधी अल्लादी कृष्ण अय्यर। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संवैधानिक कार्यकारिणी सम्मत समिति के जे बी माओ लंकर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा प्रारूप पांडुलेखन समिति। अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर टी कृष्णमंजरी, टी केतान के स्थान पर। ये जो हमारा था
प्रारूप समिति में जो जितने सदस्य थे ये हम बोले हैं भी, भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगार, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव के स्थान पर BL मित्र आ गए थे और कृष्णमाचार्य कृष्ण टीपे के स्थान। प्रारूप समिति गठन कब किया गया था? वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से। तो 29 अगस्त 1947। उसके बाद जो है संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब जो पॉइंट बताए हैं ये सब जो है लूसेंट में मिलेगा, ये सब लक्ष्मीकांत में ही मिलेगा, और लक्ष्मीकांत का शार्ट नोट्स और घटना चक्र का शार्ट नोट मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ये सब आप लोग, हमें उम्मीद है कि एक एक पॉइंट को आप समझेंगे और क्लास आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं और एक एक पॉइंट को नोट करके आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।